हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपनी चल रही है एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज और आज जो अपन चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है पादप में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अपन करने वाले हैं। और आप सबको पता है सीरीज के अंदर अपन कैसे कर रहे हैं। एनसीईआरटी रीडिंग का मतलब यह नहीं कि अपन ऊपर ऊपर से लाइनिंग रीडिंग नहीं, ऐसे एनसीईआरटी रीडिंग अपन नहीं करते हैं। एक एक लाइन को समझते हैं पहले, उसके बाद में उसका एनसीईआरटी से एक बार रीड करके अपन देख लेते हैं। तो अपन बिल्कुल एक एक लाइन को खोल के समझते हैं। ठीक बात है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट आपसे कर लेता हूं। रिक्वेस्ट वही, लाइक सब्सक्राइब तो आप करोगे, ठीक है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना। आपको फ्री टेस्ट, फ्री नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, ये सारे कुछ मिल जाएंगे ना, केमिस्ट्री के, बायो के ना, आपको टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो फ्री है सब कुछ, तो डाउनलोड करके देख लेना। डाउट कुछ पूछना हो तो भी ऐप पे पूछ सकते हो, वहां पर चैट का ऑप्शन है ऐप पे, तो डाउट वगैरह भी आप पूछ सकते हो। जो भी आपको डाउट हो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, उसको ज्वाइन कर लेना। भैया हमारा क्या फायदा होगा उसको ज्वाइन करने से? क्लास का टाइमिंग क्या होगा, कब होगी, कब नहीं होगी, कितनी बजे होगी, वो सारी आपको बातें वहीं पता लग जाती हैं। और टेस्ट का जो सिलेबस होता है, ऐप पर जो टेस्ट होते हैं उनका सिलेबस भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक बात। चलो जी, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। चैप्टर का नाम है पादप में श्वसन। देखो, अपन ने प्रकाश संश्लेषण पढ़ लिया है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि वहां पर अपन ने खाना बनाता, प्रकाश संश्लेषण के अंदर प्लांट जो अपना खाना बनाता है, और खाने में उसने क्या बनाया था जी? ग्लूकोज बनाया था। क्या बनाया था? ग्लूकोज बनाया था। अब खाना तो बन गया, खाना अपन क्यों खाते रहे? अपन क्यों खाते हैं खाना? भैया एनर्जी मिल जाए, मैं इसलिए खाते हैं, ठीक है, शरीर को एनर्जी मिले, बॉडी को। वैसे ही प्लांट खाना क्यों बना रहे हैं? उनको एनर्जी मिल जाए। ठीक बात है। तो प्लांट ने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण किया। उसके बाद में उसके पास में क्या बना? ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज बन तो गया, उससे एनर्जी कैसे बनेगी? वो कैसे बनती है? वो श्वसन से बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी? श्वसन करेंगे, उससे क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। ग्लूकोज को तोड़ेंगे और ग्लूकोज से क्या निकलवाएंगे? एनर्जी निकलवाएंगे। वही अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकलेगी। ठीक बात है। चलो जी, आ जाओ। पादप में श्वसन, ठीक है। श्वसन जो है पादपों के अंदर, वो कैसी प्रोसेस है, वो कैसी प्रक्रिया? एम्फीबोलिक है। कैसी है? एम्फीबोलिक प्रोसेस है, ठीक है, एम्फीबोलिक। इसके अंदर ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। टूटने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म। क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म। और कोई चीज बन रही है उसको क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। वापस सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं किसी चीज को अपन रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तोड़ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म कह रहे, कहते हैं, कैटाबोलिक कहते हैं। ठीक बात है। और किसी चीज को अगर हम बना रहे हैं तो उसको एनाबोलिक कहते हैं। ठीक बात। लेकिन श्वसन जो है, इसके अंदर चीजें टूटती भी हैं और बनती भी हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इसको एम्फीबोलिक कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर दोनों चीजें हो, कुछ चीजें बन भी रही हो एनाबोलिक और कुछ चीजें टूट रही हो कैटाबोलिक, तो उसको क्या कहते हैं? एम्फीबोलिक कहते हैं। तो श्वसन कैसी प्रक्रिया है? एम्फीबोलिक प्रक्रिया है। ठीक बात है। तो जैसा मैंने आपको बता दी कि एम्फीबोलिक का मतलब इसमें उपचय भी होगा और अपचय भी होगा। उपचय का मतलब एनाबोलिक, कुछ चीज बन रही है। अपचय का मतलब कैटाबोलिक, कुछ चीज टूट रही है। ठीक बात है। चलो, ऑक्सीकरण के माध्यम से कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन बॉन्ड का विघटन होता है यहां पर। ठीक है, श्वसन के अंदर होता क्या है वो ध्यान से सुनो भाई। ऑक्सीकरण के माध्यम से, ऑक्सीडेशन के माध्यम से, ऑक्सीकरण हिंदी में, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन के माध्यम से अपन क्या करेंगे? कार्बन कार्बन, ग्लूकोज के कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उनको तोड़ेंगे। ठीक है, वही अपन प्रक्रिया यहां पर करने वाले हैं। श्वसन के अंदर होता क्या है? जो ग्लूकोज के कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है उनको तोड़ेंगे, ठीक है। और ग्लूकोज को तोड़ना है तो अपन तोड़ेंगे तो उस जितनी प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस चलेंगी, जो स्टेप लगेंगी, एक बार में नहीं टूटता भाई ग्लूकोज को, एक बार में नहीं टूटता वो, उसको अलग अलग स्टेप से तोड़ा जाता है। तो जितनी स्टेप होंगी उनमें अपन को एनर्जी मिलती जाएगी। तो ऑक्सीकरण के माध्यम से कॉम्प्लेक्स अणु कौन है? ग्लूकोज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन बॉन्ड का विघटन होता है इसके अंदर। ठीक है, और क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। जब वो बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगी? एनर्जी यहां पर इस प्रोसेस के अंदर क्या होगी? श्वसन के अंदर क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। ठीक बात है। और श्वसन क्या है? भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। भैया ये भौतिक रासायनिक प्रक्रिया, ये नाम सुना सुना लग रहा है। या आपने सुना होगा प्रकाश संश्लेषण के अंदर। प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण वो कैसी प्रक्रिया होती है? भैया रासायनिक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया होती है। वैसे श्वसन भी क्या है? भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें भौतिक क्या है? गैसीय विनिमय। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान क्या है? ये
भौतिक प्रक्रिया है कि भाई CO2 अंदर आ रही, CO2 अंदर आ रही है, O2 बाहर जा रही है, या फिर O2 अंदर आ रही है, CO2 बाहर जा रही है, ठीक है, O2 अंदर आ रही है, CO2 बाहर जा रही है, तो यहां पर गैसों का विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है गैसेस। तो ये क्या है, कैसी प्रोसेस है ये प्रोसेस होती है आपकी भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक क्या है, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण है ना, भोजन का ऑक्सीकरण करके अपन क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे। भोजन क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज, ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो वो क्या है यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक बात है। तो श्वसन के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो गैसों का आदान प्रदान होगा, ऑक्सीजन का अंदर और CO2 का बाहर जाना, उसके अलावा भोजन का ऑक्सीकरण, ये रासायनिक प्रक्रिया हो गई। तो इसलिए भौतिक रासायनिक प्रक्रिया इसको कह दिया। श्वसन कोई एक स्टेप की प्रक्रिया नहीं है। श्वसन जो होता है आपका वो एक स्टेप की प्रक्रिया नहीं है, बहुत सारे स्टेप्स होंगे इसके अंदर। तो इसलिए कहा कि एक स्टेप की प्रक्रिया ये नहीं होती, धीमी प्रक्रिया होती है जी, धीरे धीरे काम चलता है इसके अंदर, ठीक है। और एंजाइम नियंत्रित होती है। कैसी होती है, एंजाइम नियंत्रित होती है। तो ये जो नोट्स है ना आपको जो दिख रहे हैं ना, ये नोट्स बहुत ही ज्यादा कंसाइज करके और हर एक चीज इसमें इंक्लूड करी गई है एनसीईआरटी की, कि कोई चीज छूटे ना। और जब आप रिवीजन करने बैठो या फिर पढ़ने बैठो, चैप्टर को समझने बैठो, तो आपको हर एक लाइन इस नोट्स के अंदर आपको वो देखने के लिए मिले। इस चीज का खास ध्यान रखा गया है जब ये नोट्स बनाए गए हैं। तो ये बहुत काम आ सकते हैं आपकी। अगर आपको अभी पढ़ाऊंगा पूरा तो आपको अच्छा लगेगा, तो ऐप में जाकर ये नोट्स देख लेना, ठीक है। चलो एक बार वापस रिपीट करता हूं। श्वसन के बारे में अपन कुछ बेसिक बातें कर रहे हैं कि श्वसन जी है क्या, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन वाला भाग है वो कर रहे हैं अपन। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि भैया श्वसन एम्फीबोलिक प्रक्रिया, ठीक भैया, ये बात तो ठीक। एम्फीबोलिक का मतलब इसमें यहां पर कैटाबोलिज्म भी होगा और एनाबोलिक भी होगी। ये एनाबोलिक का मतलब उपचय, कैटाबोलिक का मतलब अपचय, मतलब कुछ चीजें टूटेंगी भी, कुछ चीजें बनेंगी भी। श्वसन के अंदर होता क्या है, श्वसन के अंदर होता यह है कि जो कॉम्प्लेक्स अणु है उनके कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो टूटेंगे ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। और यहां पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक बात है भैया, एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, ये एक स्टेप की प्रोसेस नहीं होती, धीमी प्रोसेस है और ये भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक मतलब यहां पर क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान, गैसीय विनिमय होगा। और रासायनिक यहां पर क्या होगा, भोजन का टूटना या फिर भोजन का विघटन, ठीक है। तो भोजन का ऑक्सीकरण, ये क्या हो जाएगा, यहां पर रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। स्लो प्रोसेस है, एक स्टेप की नहीं है, ठीक है। और ये एंजाइम नियंत्रित प्रक्रिया होती है। जो श्वसन है वो क्या है, एंजाइम नियंत्रित प्रक्रिया होती है। यहां पर एंजाइम्स जो है वो कंट्रोल करते हैं इस प्रक्रिया को, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने आपको बेसिक बातें बता दी। एक चीज और है, यहां पर ऊर्जा सीधे कोशिका में रिलीज नहीं होती है, ठीक है। मान लो ग्लूकोज को अपन ने तोड़ा, ग्लूकोज को जब हम तोड़ रहे हैं तो एनर्जी जो है वो डायरेक्ट रिलीज होकर कोशिका को नहीं मिलती है, ठीक है। डायरेक्ट वो रिलीज होकर कोशिका को नहीं मिलती है। तो भैया कैसे होती है, वो डायरेक्ट रिलीज होकर कोशिका को नहीं मिलती, उसको एटीपी की फॉर्म में, उस एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में उसको रख दिया जाता है कि भाई जब काम होगा तो इन एटीपी को अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बात करूं कि पापा की सैलरी आई, ठीक है। तो भाई घर वाले ये कहते हैं ना कि हम कमा किसके लिए रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं। अरे सुना होगा ये डायलॉग तो, ठीक है, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, लेकिन देते तो है नहीं हमें लाके, ठीक है। सैलरी आई महीने वाले दिन और लाके दी क्या आपको, नहीं दी, और बोलते हैं बच्चों के लिए कमा रहे हैं। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको एक बार देंगे तो आप भाई इसमें उड़ा दिए, उसमें उड़ा दिए, ठीक है। शाम नहीं लगने दोगे और आप उसी टाइम पर उड़ा दोगे। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, घर वाले क्या करते हैं, जो पैसे वो कमा रहे हैं उनको कुछ आपके लिए वो क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और आपके लिए मतलब अलग काम में मतलब आपके लिए होता वो, ठीक है, लेकिन उसको अलग जगह पर रखते हैं कि ताकि काम आए, ठीक है, बाद में काम आए, अभी एक साथ में नहीं उड़ाने होते सारे पैसों को, ठीक बात है। वैसे ही यहां पर क्या है, प्लांट्स करते हैं कि उस एनर्जी को डायरेक्ट कोशिका को नहीं देते, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में उसको स्टोर करते हैं ताकि जब भी काम पड़े तो उन एटीपी को यूज कर लेंगे, ठीक है। एक बार में कोई कोशिका को एनर्जी दे दी तो वो एक बार में खत्म हो जाएगी, तो एटीपी की फॉर्म में उनको स्टोर कर लेते हैं। तो ऊर्जा सीधे कोशिका में रिलीज नहीं होती है, एटीपी के रूप में इनको उपयोग किया जाता है, बाद में उसको एटीपी के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक बात है। चलो श्वसनी क्रियाधार की बात करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करते हैं, ठीक। सबस्ट्रेट क्या होता है, क्रियाधार क्या होता है, आप सब समझते हो। किसी भी रिएक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन दो मेन चीजें अपन बोल सकते हैं कि एक सबस्ट्रेट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। वैसे बीच में कैटालिस्ट एंजाइम वो तो होते ही हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, समझाने के लिए बोल रहा हूं। कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर क्या है, एक तो सबस्ट्रेट होगा, क्रियाधार होगा, एक उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक बात है भैया, ठीक बात। तो मैं कह रहा हूं कि श्वसन वाली जो प्रक्रिया है अपनी, इसके अंदर अपन को एनर्जी बनानी है, ठीक बात है भैया, एनर्जी बनानी है। तो एनर्जी यहां पर क्या है, अपना उत्पाद है जी, क्या है, उत्पाद है, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया अपना।
एनर्जी बनाएंगे किससे? एनर्जी बनाएंगे किससे? अपन को बात तो ये समझ में आ गई भैया हमें एनर्जी बनानी है, लेकिन वो एनर्जी अपन जो है वो बनाएंगे कहां से? अपना मेन मकसद वो होना चाहिए। तो सबस्ट्रेट कौन सा लेंगे भैया? हम ग्लूकोज ले लेंगे। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसको अपन सबस्ट्रेट के रूप में ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे, ठीक है, और उससे क्या उत्पाद बनेगा? अपना एनर्जी बन जाएगी। भैया और क्या ले सकते हैं? प्रोटीन ले सकते हैं जी, प्रोटीन से भी अपन एनर्जी बना सकते हैं। भैया और क्या ले सकते हैं? मैंने कहा फैट भी ले सकते हैं, वसा भी ले सकते हैं, वसा से भी अपन ऊर्जा बना सकते हैं। भैया और क्या ले सकते हैं? मेरी जान ले लो, ठीक है, और ऑर्गेनिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तो सबसे सामान्य जो है वो यही है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे सामान्य है, ठीक है बात है। सबसे सामान्य यही है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो यूज किया जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है। मैंने कहा एनर्जी बनाने के लिए आप सबस्ट्रेट जो है, एनर्जी तो अपना उत्पाद है, एनर्जी बनाने के लिए आप सबस्ट्रेट जो है वो कोई सा भी यूज कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एसिड। लेकिन जो सबसे सामान्य रूप से यूज किया जाता है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसमें एग्जांपल अपना ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। ऊर्जा का तत्काल स्रोत होता है, क्या होता है? तत्काल स्रोत, इंस्टेंट एनर्जी यहां से मिलती है अपन को। आपको क्वेश्चन में पूछ ले भाई तत्काल ऊर्जा का तत्काल स्रोत क्या है, तब कहोगे कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आपने क्या है एनर्जी के इंस्टेंट सोर्स है, यहां से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। फैट की बात करें तो सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला फैट होता है, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज मत होना, सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला पूछे तो आपको फैट बताना है, और इंस्टेंट एनर्जी देने वाला पूछे तो आपको कार्बोहाइड्रेट बताना है, ठीक बात है। प्रोटीन भी एनर्जी दे सकता है, लेकिन बहुत कम एनर्जी देता है प्रोटीन, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो इसमें मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैंने सबस्ट्रेट क्या लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट, अगर मैंने सबस्ट्रेट लिया सब्सटेंस के अंदर, तो ऐसे सब्सटेंस में क्या कहेंगे? सब्सटेंस के अंदर क्या करते हैं अपन? एनर्जी बनाते हैं, बहुत सारी रिएक्शन होंगी। मैंने कहा सबस्ट्रेट अपन कार्बोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, फैट भी ले सकते हैं, प्रोटीन भी ले सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड भी ले सकते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को अगर सबस्ट्रेट लेते हैं ना, तो ऐसे ही सब्सटेंस को क्या कहेंगे अपन? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। और अगर मैंने प्रोटीन को सबस्ट्रेट लिया तो इसे रेस्पिरेशन क्या कहेंगे अपन? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक बात है। ये भी बेसिक बातें चल रही हैं। अब मैं आपको एक बात पूछूं, एक बात बताओ कि अपन ने बचपन से एक बात सुनते हुए आ रहे हैं अपन कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अपन ये सुनते आ रहे हैं कि हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और प्लांट्स के लिए बात करते हैं तो कि प्लांट्स भाई CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सुना होगा, ऐसा ही सुना होगा, ठीक है। वो बात सही है, अपन सुनते हैं वो बात सही है, लेकिन वो श्वसन नहीं करते। प्लांट भी जब श्वसन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। जैसे अपन करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी करते हैं श्वसन के दौरान, ठीक है। वो जो बात अपन सुनते आ रहे हैं बचपन से, वो किसके लिए है? वो प्रकाश संश्लेषण के लिए है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन को छोड़ता है, मुक्त करता है, और CO2 को ग्रहण करता है। जबकि श्वसन जब करता है ना प्लांट, तब तो अपने जैसा ही हाल है जी, वो भी ऑक्सीजन लेगा और CO2 को छोड़ेगा। ठीक बात है क्या? ठीक है, ये बात अपनी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो जी, एक बार इसको अपने NCERT से देख लेते हैं। आजो पादप में श्वसन, ठीक है। हम सभी जीवित रहने वाले, एक मिनट दीजिए मुझे, हम सभी जीवित रहने वाले हैं। कब तक? नो आइडिया। हम सभी जीवित रहने वाले सांस लेते हैं, ठीक। जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं ना, लेकिन जीवन के लिए सांस लेना इतना आवश्यक क्यों है? हम सारे सांस लेते हैं, लेकिन आवश्यक क्यों है सांस लेना? ठीक है, ये पूछ रहा है। सांस नहीं लेंगे हम, अगर सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन जो है अपने टिश्यूज तक नहीं पहुंचेगी जी, ठीक है। मैं अगर सांस लेना बंद कर दूं तो दिक्कत क्या आएगी? मेरे रक्त के अंदर, मेरे ब्लड के अंदर क्या नहीं पहुंचेगी? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। और ऑक्सीजन मेरे ब्लड के अंदर नहीं पहुंचेगी तो मेरे टिश्यूज, मेरे ऑर्गन्स के पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, और फिर तो अंजाम तो सबको पता ही है, ठीक है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी क्या है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उनको, ठीक है। देखो, जब हम सांस लेते हैं तब होता क्या है, ठीक है। क्या सभी जीवधारी, चाहे पादप हो या सूक्ष्म जीव, सांस लेते हैं? लेते तो हैं, ठीक है। यदि ऐसा है तो कैसे? ठीक है, आ जाओ। सभी जीवधारियों को अपने दैनिक जीवन में अवशोषण, परिवहन, गति, प्रजनन जैसे कार्य करने हेतु
और यहां तक कि सांस लेने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सब काम में ऊर्जा लगती है भाई। मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, कुछ कोशिश कर रहा हूं, तो उसमें एनर्जी लग रही है। और वाटर इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ठीक है। और मेरी एनर्जी का जो राज है वो क्या है? पानी, जल ही जीवन है, ठीक बात है। तो कोई भी काम कर रहे हो भाई, उसमें आपको एनर्जी लगती है, सीधी सी बात यही है, ठीक है। यह सभी ऊर्जा कहां से आती है? कहां से आती है ऊर्जा? खाना खाते हैं उससे आती है भाई। हम जानते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं, बता ही चुका हूं आपको, भोजन से एनर्जी मिलती है। लेकिन यह ऊर्जा भोजन से कैसे प्राप्त होती है ये भी मैं आपको बताया। भोजन को तोड़ेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, फिर तोड़ के दिखाऊंगा आपको। यह ऊर्जा कैसे उपयोग में आती है और फिर ये ऊर्जा उपयोग में कैसे आती है? क्या सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों से समान प्रकार की ऊर्जा मिलती? नहीं जी, समान प्रकार की ऊर्जा सारे खाद्य पदार्थों से नहीं मिलती। कार्बोहाइड्रेट से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन सबसे अधिक एनर्जी कहां से मिलेगी? वसा से मिलेगी, फैट से मिलेगी, ठीक है। क्या पादप भोजन करते हैं? ये कुछ क्वेश्चंस पूछती है एनसीईआरटी, जो नॉर्मल क्वेश्चंस है ना। पादप यह ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? ठीक है, अपना जो खाना बनाएंगे ग्लूकोज, उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और सूक्ष्म जीव उस ऊर्जा को आवश्यकता के लिए भोजन के लिए क्या भोजन करते हैं? उपरोक्त के लिए अनेक प्रश्नों से आपको आश्चर्य होगा कि इनमें बहुत अधिक सामंजस्य नहीं है, लेकिन वास्तव में सांस लेने की प्रक्रिया खाद्य पदार्थ से मुक्त होने वाली ऊर्जा की प्रक्रिया में बहुत अधिक संबंधिता होती है। मैंने आपको बता दिया कि जो अपन खाना खाते हैं उसी से एनर्जी निकलती है। हम यह समझने का प्रयास करें कि ये कैसे होता है। अभी प्रयास करेंगे हम कि ये एनर्जी कैसे बनती है, उसकी प्रयास करेंगे अभी। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा कुछ वृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से भोजन स्वयं बना सकते हैं, अणुओं से प्राप्त होती है, ठीक है। सॉरी, एक लाइन बीच में छूट गई मेरे से। जीवन विधि के लिए एक थोड़ा सा इसको छोटा कर लो। जीवन विधि के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा वृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है, वृहद अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। और वो वृहद अणु मैंने आपको बताया कि जो आपके कॉम्प्लेक्स अणु हैं उनको अपन तोड़ेंगे, उनके कार्बन बॉन्ड्स को अपन तोड़ेंगे, ठीक है, बताया मैंने आपको। उनको तोड़ेंगे और वहां से अपन को क्या मिलेगी? एनर्जी अपन को प्राप्त होगी, ठीक बात है, जिसे अपन क्या कहेंगे? खाद्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। केवल हरे पादप व नीले पादप और जो नीले हरित जो जीवाणु हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च संचित करते हैं, ठीक बात है। चलो, हमें यह याद रखना चाहिए कि हरे पादपों को सभी कोशिकाओं उत्तकों अंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। जो आपके हरे प्लांट्स हैं, जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, उनके अंदर सारी कोशिकाओं उत्तकों और सारे उत्तकों के अंदर, सारे अंगों के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। केवल वे कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करती हैं जिनमें क्या हो? क्लोरोप्लास्ट होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट जिनके अंदर है वहां पर क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण अपना होता है, वे ही प्रकाश संश्लेषण करती हैं। क्योंकि हरे पादपों में सभी अंग उत्तक व कोशिकाएं हरी नहीं होती, सारे अंग जो है, सारे उत्तक, सारी कोशिकाएं हरी नहीं होती, तो सबके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। इसलिए इनमें ऑक्सीकरण के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसलिए खाद्य पदार्थ का अहरित भागों में परिवहन होता है। जो खाद्य पदार्थ हैं वो बनेंगे कहां? पत्तियों के अंदर। जो हरे भाग होंगे प्लांट के अंदर, आपका एक पेड़ है, उस पेड़ के अंदर सारा पेड़ तो हरा होगा नहीं, ठीक है, कुछ भी भाग उसका हरा होगा, जैसे पत्तियां हो गई, ये हो गई, ठीक है, कुछ नई डालियां होगी वो हरी होंगी, ठीक है। तो वो जो हरा भाग होगा वो खाना बनाएगा, और जो हरा भाग नहीं है वो खाना बना नहीं सकता, तो खाना वहां से क्या होगा? हरे भाग से वो खाना कहां होगा? ट्रांसपोर्ट होगा जी, ठीक है। पत्तियों ने खाना बनाया और वो खाना ट्रांसपोर्ट होगा, कहां जाएगा? जड़ों के पास में चला जाएगा, तने के पास में चला जाएगा, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। अहरित भागों में परिवहन होता है, ठीक है। प्राणी प्रपोषित होते हैं, अपन प्राणी हैं, प्रपोषित होते हैं, इसके लिए वे अपना भोजन पादपों से परोक्ष शाकाहारी रूप से अपन खाते हैं, या फिर अप्रोक्स डायरेक्टली खाएगा। अपन डायरेक्टली खा रहे हैं प्लांट्स को तो अपन शाकाहारी हो जाएंगे। इनडायरेक्टली खा रहे हैं मतलब पहले मैंने किसी बकरे को खा लिया, बकरे ने तो घास खाया होगा ना, ठीक है, ऐसे ऑल्दो मैं खाता नहीं हूँ, ठीक है, चलो, ऑल्दो मैं खाता नहीं वैसा बोला मैंने, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल देता है, रूप में प्राप्त करते हैं मर्त, इसकी कोई जरूरत नहीं थी बताने की। मर्त्यजीवी जैसे कवक मर्त या सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जो आपके मर्त्यजीवी होते हैं वो कवक, जो सड़े गले पदार्थ उन पर क्या होते हैं? निर्भर रहते हैं। यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु आवश्यक सभी खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। कि यह जान लेना अति महत्वपूर्ण है कि जीवन में सांस हेतु
आवश्यक सभी खाद्य खाद्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त होते हैं। कि अपन खुद हो, इंसान हो, कोई जानवर हो, चाहे कोई कीट हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे कोई जीवाणु हो, कोई कवक हो, सारे के सारे जो है वो किस पर निर्भर है? प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर है। कोई अपना खाना खुद बना रहा है तो वही प्रकाश संश्लेषण से बना रहा है, और अपन खाना जो खा रहे हैं वो किसी पादप को खा रहा हूं, किसी प्लांट की सब्जी खा रहा हूं, कुछ भी खा रहा हूं, तो कहां से बना जी? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसी से बना रहा है। ठीक बात है। तो सभी क्या है? प्रकाश संश्लेषण पर ही निर्भर है। ठीक। इस अध्याय में कोशिकीय सांस अथवा कोशिका में खाद्य पदार्थ के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा, क्रियाविधि तथा एटीपी के संश्लेषण को समझाया गया है। इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे कि जो खाना बन चुका है वो खाना कहां जाएगा? कोशिका के अंदर जाएगा, और कोशिका क्या करेगी? उस खाने को तोड़ेगी, और खाने को तोड़ने के बाद में क्या होगा? उससे एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी को फिर काम में कैसे लिया जाएगा? ओपन एनर्जी कैसे निकलती है उसको इस चैप्टर में अपन डिटेल में करने वाले हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलो, निसंदेह प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। सबको पता है कि आपका प्रकाश संश्लेषण है तो फोटोसिंथेसिस वो कहां होता है? आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अपन बात कर चुके हैं पहले ही यूकार्योटिक में। जबकि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉम्प्लेक्स अणुओं का विघटन से कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। ठीक है, वह भी केवल यूकार्योट में। ठीक है, यूकार्योटिक जो होते हैं उनके अंदर देखो मैं आपको बता रहा हूं, यूकार्योटिक जो जीव हैं, सब जानते हो यूकार्योटिक क्या होता है। यूकार्योटिक जो जीव होते हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? भैया क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये तो मैं पता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भोजन बनेगा, और वो भोजन कहां जाएगा? वो कोशिकाओं के पास में जाएगा, और कोशिकाओं के अंदर क्या होगा? उस भोजन को तोड़ा जाएगा। ठीक है, कैसे तोड़ा जाएगा आगे बात करेंगे उसकी। जबकि कोशिकाओं में कॉम्प्लेक्स अणुओं के कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऑक्सीकरण होने पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होना सांस कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिस यौगिक का ऑक्सीकरण होता है उसे सब्सनी क्रियाधार कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया सब्सनी क्रियाधार। प्राय कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। प्राय अपन मोस्टली अपन क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट अपन यूज में लेते हैं, किंतु कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में प्रोटीन, वसा तथा यहां तक कि कार्बनिक अम्ल भी क्या है? सब्सनी सबस्ट्रेट के रूप में काम में लिया जाता है। ये अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एनसीईआरटी बिल्कुल डिटेल में करते हैं भाई, ऐसे आके एक एक लाइन ऐसे स्टार्टिंग से ऐसा नहीं। अपन पहले अपन ने समझ लिया, फिर अपन एनसीईआरटी रीडिंग पे आते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण के दौरान सब्सनी क्रियाधार में स्थित संपूर्ण ऊर्जा कोशिका के एक साथ मुक्त नहीं होती। यह एंजाइम द्वारा एक साथ में मुक्त नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है, लंबी सारी बहुत सारी स्टेप होंगी इसके अंदर, और लंबी प्रोसेस होती है, और बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। इसके अंदर बहुत धीरे धीरे एनर्जी निकलती है। अलग अलग चरणों के अंदर अलग एनर्जी निकलेगी, अलग अलग स्टेप के अंदर एनर्जी निकलती है। चरणबद्ध धीमी अभिक्रिया है ना, धीमी मैंने आपको बता दिया है ना। जो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है, और वो रासायनिक ऊर्जा एटीपी के रूप में एकत्रित हो जाती है। मैंने आपको बताया, पैसे वाला एग्जांपल लेके बताया ना, और वो सीधे उपयोग में नहीं आती। ठीक है, किंतु ये एटीपी के संश्लेषण में उपयोग में आती है, तथा इस ऊर्जा को जब भी आवश्यकता होती है तो ये टूट जाती है। जब भी अपन को आवश्यकता होगी तो वो पैसे अपन बैंक से निकलवा लेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर जब भी प्लांट को ऊर्जा होगी, आवश्यकता होगी, तो उस ऊर्जा को एटीपी की फॉर्म में जो ऊर्जा भरी हुई है उस एटीपी को अपन तोड़ेंगे, वो ऊर्जा को काम में ले लेंगे। ठीक है, इस कारण से एटीपी कोशिका के लिए जो ऊर्जा मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा मतलब पैसे का कार्य करती है ना, ऊर्जा की करेंसी है ना ये। एटीपी में संचित ऊर्जा जीवधारियों की विभिन्न ऊर्जा आवश्यक प्रक्रियाओं में प्रयोग में आती है। सांस के दौरान निर्मित कार्बनिक पदार्थ कोशिका में दूसरे अणुओं के संश्लेषण के लिए पूर्वगामी के रूप में काम करते हैं। जो सांस के दौरान जो कार्बनिक पदार्थ बनेंगे वो कोशिका के अंदर जो दूसरे जो अणु हैं, ठीक है, उनके लिए सबस्ट्रेट का काम करेंगे। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं आगे। क्या पादप सांस लेते हैं? यस, सांस तो लेते हैं। ठीक है, प्लांट क्या सांस लेते हैं क्या? हाँ भैया, सांस तो लेते हैं। जैसे अपन सांस लेते हैं वैसे प्लांट भी सांस लेते हैं। अपन क्या करते हैं, कैसे सांस लेते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 मुक्त करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। वैसे ही प्लांट भी जो है वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर कोई विशेष अंग नहीं होते। जैसे अपने अंदर तो यार पूरा अंग तंत्र है ना, अपने अंदर तो सांस लेने के लिए पूरे अंग है, अलग अलग फेफड़े हैं, ठीक है, नाक है, ठीक है, फेफड़े हैं, ट्रेकिया है, सारा कुछ, मतलब पूरा श्वसन तंत्र है अपने अंदर। तो प्लांट्स के अंदर ऐसा थोड़ी ना होता है, प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है।
ठीक है। तो एक तो कमी, एक तो ये चीज है कि उनके अंदर कोई श्वसन तंत्र नहीं होता, कोई श्वसन अंग नहीं होता, ठीक है। प्रत्येक भाग अपनी आवश्यकता का खुद ख्याल रखता है, ठीक है। अपने अंदर क्या होता है कि मेरे पैर वाली जो कोशिकाएं हैं, मेरी पैर की कोशिकाएं, उनको ऑक्सीजन चाहिए तो कहां से जाएगा? फेफड़ों के पास में ऑक्सीजन आएगी, वहां फेफड़ों से होते हुए वो रक्त की सहायता से कहां पहुंचेगी? मेरे पैर की कोशिकाओं के अंदर पास में पहुंचेगी। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता जी। प्लांट के अंदर अगर तने की कोशिकाओं को अगर ऑक्सीजन चाहिए, उनको अगर गैस चाहिए, एक सांस लेना है, तो वहां उनको खुद को लेना पड़ेगा, उनकी ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं होता। बहुत कम गैस होती है, बहुत कम मात्रा में गैस जो उसका परिवहन होता है। बाकी अपने जैसा नहीं है कि भाई सारी गैस, सारा परिवहन ही है ना अपने रक्त द्वारा होता है कि सारा फेफड़ों के अंदर आ गया और फेफड़ों से फिर रक्त के माध्यम से पूरे शरीर के पास में पहुंच गया। ऐसा नहीं होता प्लांट्स के अंदर, बहुत कम। ऐसा नहीं बोला कि गैस का परिवहन होता ही नहीं, होता है गैस का परिवहन, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। और जो कोशिका की जो प्लांट की जो कोशिकाएं हैं वो अपना ख्याल खुद ही रखती हैं भाई, ठीक है, सांस खुद ही लेती हैं। तो प्रत्येक भाग अपनी आवश्यकता का खुद ख्याल रखता है। गैसों का बहुत कम परिवहन होता है, बता दिया मैंने आपको, गैसों का बहुत कम परिवहन होता है। अब दो प्रकार के श्वसन होते हैं, दो प्रकार के श्वसन होते हैं, एक वायवीय श्वसन है, एक अवायवीय श्वसन है। एक मिनट में पानी पी लूं फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पानी पी लेता हूं। और बताओ भाई क्या हाल है? बढ़िया चल रहा है सब कुछ, मजा? 600 नंबर कौन कौन लेके आएगा? 620, 600 पर तो सिलेक्शन नहीं हुआ। 620 आएंगे किसी के? किसी का डंके नंबर आ जाए तो बता देना भाई, एग्जाम बाद में, कहीं बाद में। अब तो देख रहे हो, एक दो देख ही लेते हो तुम लोग, है ना, और बाद में मेरे को याद ही ना करो। जिसके भी थोड़े बहुत नंबर आ जाए बता देना मेरे को, चलो कम आए तो भी बताना, ठीक। चलो जी, दो प्रकार का श्वसन है जी, एक वायवीय श्वसन है और एक अवायवीय श्वसन है, ठीक बात है भैया, दो प्रकार का श्वसन है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तो अपन कर ही रहे, किसी को यार कोई मतलब ऐसा देखो, रूड तरीके से तो बात करनी नहीं होती ना। मैं हाँ 5 मिनट लूंगा। रूड तरीके से कोई बात करनी नहीं होती आपको कि भाई कुछ लोग तो मतलब पता नहीं किस गुस्से में बैठे रहते हैं, उनको पता नहीं क्यों गुस्सा आता, मेरे पे गुस्सा निकालते हैं यार मैसेज करके, ठीक है। तो वो गुस्सा, कुछ लोग तो वो बहुत कम होते हैं, 1-2 ही होते हैं ना, ठीक है। तो गुस्से में तो बोलना मत। उसके अलावा आप प्यार से अगर मेरे को कुछ भी मांगोगे ना भाई कि भैया ये ऐसा इस प्रकार का कंटेंट हमें प्रोवाइड करा दो, तो मैं ट्राई करूंगा। आप इस वीडियो के सजेशन के अंदर भी आप कमेंट करके मुझे बताना कि भैया इस टाइम पर हमें इस प्रकार का कंटेंट आप प्रोवाइड करा दो, आप हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं अपना बेस्ट दूंगा उसको प्रोवाइड कराने में। तो ये सारे सजेशंस आप दे सकते हो यार, है ना। लेकिन यार ऐसा गुस्से में आके मतलब क्या ही मतलब करोगे भाई, मतलब वो सब्सक्राइब हटा दोगे, ठीक है। तो गुस्सा क्यों करना है? चलो हाँ, तो ये बात करनी, कुछ सजेशन हो आपका कि भैया हमें ऐसा कंटेंट दे दो, हमें कुछ ऐसे नोट दे दो, मेरी क्वेश्चंस ऐसे दे दो, या फिर कुछ ऐसा आप इस प्रकार की कोई सीरीज ले आओ, है ना, यूट्यूब पे। तो मैं वो सारे सजेशंस आप प्लीज़ मुझे बताओगे तो अपन एक, मैं सोच रहा हूँ 1 शॉट सीरीज के लेके आ रहे हैं अपन, है ना, 5-6 दिन में आपको मिल जाएगी। तो उसके बारे में आपको मतलब कुछ सजेशन दे सकते हो, इतना बोलना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर ऐप पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी आप बता सकते हो, ठीक है। चलो जी, वायवीय श्वसन की बात करते हैं अपन। वायवीय श्वसन नाम से तो लग रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन मौजूद रहेगी, इंग्लिश में कहते हैं इसको एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो वायवीय श्वसन है ये O2 की उपस्थिति में होती है, और अवायवीय श्वसन ये क्या है? O2 की कमी कारण होती है। या तो O2 की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, या फिर अनुपस्थिति है, वहां पर अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। वायवीय श्वसन जहां होता है उसके अंदर ग्लूकोज जो वो पूरा टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन जब अवायवीय श्वसन की बात करें ना, यहां पर अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूटता। या तो ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीडेशन होगा या फिर ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, जबकि वायवीय श्वसन के अंदर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, ठीक बात है। वायवीय श्वसन के अंदर अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CO2 प्लस H2O। यही तो होता है जी, जब ग्लूकोज पूरी तरह टूट जाएगा, एनर्जी सब कुछ निकाल देंगे, तो लास्ट में अपन को क्या मिलता है? CO2 मिलेगा और साथ में H2O मिलेगा। वही तो हो गया ना, क्या है? ऑक्सीजन ग्रहण की, ठीक है। यहां पर देखो ऑक्सीजन को कहां मिला? O2 की उपस्थिति में ना, तो प्लांट ने ऑक्सीजन ग्रहण की, ठीक है, और ग्रहण करने के बाद में ग्लूकोज को तोड़ा, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद में अंतिम उत्पाद क्या बना? CO2 को बाहर छोड़ दिया, ठीक बात है। यहां पर अधिक ऊर्जा रिलीज होती है भैया, सीधी सी बात है। अगर
पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज पूरी तरह टूटेगा, तो यहां पर जो है ऊर्जा भी ज्यादा होगी और अधिक ऊर्जा यहां पर रिलीज होती है। कितने एटीपी रिलीज होते हैं? 38 एटीपी रिलीज होते हैं। कितने? 38 एटीपी रिलीज होते हैं। आगे अपन जैसे जैसे चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे अपन बात करते जाएंगे इस पे, है ना। बात करते हैं अवायवीय श्वसन की, बात करते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। ये O2 की कमी के अंदर या फिर O2 की अनुपस्थिति के अंदर ये होता है अवायवीय श्वसन। यहां पर अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, पूरी तरह ऑक्सीडेशन नहीं होता। यहां पर क्या बनता है? देखो यहां पर क्या बना था अंतिम उत्पाद CO2 और H2O। यहां पर क्या बनेगा? यहां पर पूरी तरह ग्लूकोज टूटता नहीं है, तो बनता क्या है? इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनती हैं। थोड़ी देर में बना के दिखाऊंगा। और यहां पर देखो पूरी तरह ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एनर्जी तो कम रिलीज होगी। अगर आप खाना खा रहे हो, पूरी तरह खाना पच ही नहीं रहा आपके, ठीक है, तो एनर्जी कम ही मिलेगी भाई, ठीक है। पूरी तरह कहां एनर्जी मिलेगी? पूरी तरह बढ़िया, वही पाचन शक्ति बढ़िया है, पच रहा बिल्कुल खाना, तब तो एनर्जी बढ़िया मिलेगी, ठीक है, सीधी बात है। तो यहां पर कम ऊर्जा प्राप्त होती है और कितनी एटीपी? 2 ही एटीपी यहां पर प्राप्त होती है। यहां पर देखो भाई 38 एटीपी वायवीय श्वसन के अंदर, और यहां पर सिर्फ मात्र 2 एटीपी मिलते हैं, ठीक है। चलो जी, वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो वायवीय श्वसन के अंदर क्या है? 4 स्टेप होती हैं। कौन कौन सी? एक है ग्लाइकोलाइसिस। पहली है ग्लाइकोलाइसिस होती है। मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो अपना श्वसन है वो कोई एक स्टेप के अंदर नहीं होता, एक स्टेप की प्रोसेस नहीं है, बहुत सारी प्रक्रिया चलेंगी। अब ग्लाइकोलाइसिस जो है इसके अंदर खुद के अंदर 10 स्टेप होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर खुद के अंदर 10 स्टेप है, तो ऐसे बहुत सारे स्टेप होंगी और ग्लूकोज से पूरी एनर्जी हम निचोड़ पाएंगे। तो पहली स्टेप आती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस चलती कहां पे भैया? कोशिका द्रव्य के अंदर चलती है। कहां चलती है? कोशिका द्रव्य के अंदर चलती है, साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, कुछ दिखा दूं, आपको दिखा दूं। चलो जी, ये क्या है? ये मान लो एक कोशिका है। ये क्या है? कोशिका, प्लांट की सेल है, ठीक है। इसके अंदर मैं बना देता हूं यहां पर क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। डायग्राम मेरा थोड़ा ऐसा ही है, लेकिन बस समझने के लिए अपन को तो करना है, ठीक है, सीधी बात है। कुछ चित्रकला की क्लास थोड़ी ना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको सबको पता है 2 परतें होती हैं। थोड़ा सा ठीक है, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रीन वाला माइटोकॉन्ड्रिया मान लेते हैं ना, लिख भी देता हूं मैं इसका नाम। दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है पहली स्टेप वो कहां चलती है? इस कोशिका द्रव्य के अंदर चलती है। कोशिका द्रव्य आप सब जानते हो, यहां पर पहली स्टेप होगी ग्लाइकोलाइसिस। क्या होगी? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कहां होगी? कोशिका द्रव्य के अंदर होती है, ठीक बात है, यहां पर ध्यान में रखना। फिर अगली स्टेप आती है वायवीय श्वसन, अपन पढ़ रहे हैं। वायवीय श्वसन के अंदर पहला क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्या होती है? लिंक रिएक्शन होती है। लिंक रिएक्शन कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, आधात्री के अंदर होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर यहां पर होगी ग्लाइकोलाइसिस होगी। उसके बाद में चीजें कहां जाएंगी? इसके माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री के अंदर आ जाएंगी। यहां पर क्या होगी? आपकी लिंक रिएक्शन होती है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल कहां चलती है? क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसी आधात्री के अंदर आपकी क्रेब्स साइकिल चलेगी। अगली जो स्टेप आएगी, अगली जो रिएक्शन आएगी, उसके बाद में जो अगली प्रक्रिया है वो क्या है? ईटीएस। ये ईटीएस कहां चलती है? ये अंदर वाली जो ये माइटोकॉन्ड्रियल, ये मेम्ब्रेन जो है अंदर वाली, इंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसके अंदर आपकी ईटीएस चलती है। इसके अंदर, इस मेम्ब्रेन के अंदर आपकी ईटीएस चलेगी, इस मेम्ब्रेन के अंदर आपकी ईटीएस चलती है, ठीक बात है। तो लोकेशन मैंने आपको एक बार दिखा दी। अब अपन एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन एनसीईआरटी रीड करेंगे। आ जाओ। क्या पादप सांस लेते हैं? अभी तो पता है, यस लेते हैं भाई, ठीक है। हम इस प्रश्न का कोई उत्तर हम प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है, इस प्रश्न का कोई परोक्ष उत्तर नहीं है। हाँ, पादपों में सांस हेतु ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मुक्त करते हैं। बता चुका हूं आपको, अपने जैसे ही वे O2 ग्रहण करेंगे और CO2 को छोड़ेंगे। इस कारण से पादपों में ऐसी व्यवस्था है कि जिससे ऑक्सीजन O2 की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पादपों में प्राणियों की तरह गैसीय आदान प्रदान हेतु विस्तृत अंग नहीं होते, मैंने आपको बता दिया, अपने जैसे फेफड़े नहीं होते इनके अंदर, ठीक है, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र व वात रंध्र मिलते हैं, स्टोमेटा वगैरह मिलते हैं ना, स्टोमेटा तो जानते हो, रंध्र जिनको कहते हैं हिंदी में। वो तो बिना श्वसन अंग के कैसे श्वसन करते हैं? अपने अंदर तो भाई श्वसन अंग है, उनके अंदर श्वसन अंग नहीं है, फिर भी वो कैसे करते हैं?
इसके कई कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण यह है कि पादपों का प्रत्येक भाग अपनी गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता खुद का ध्यान रखता है। ये मैंने आपको पहले अपने बता दीजिए नोट्स में, ठीक है। इस तरीके से जो पूरी लाइन जब कवर्ड है नोट्स के अंदर, तो भाई नोट्स अच्छा ही है, ठीक है। तो आपको अगर हेल्प होती है तो ऐसे मेरे से कोई लड़ाई थोड़ी ना आपकी, ठीक है। चलो, पादपों को के एक भाग से दूसरे भाग में गैसों का परिवहन बहुत कम होता है। दूसरा कारण यह है कि पादपों में गैसों के आदान प्रदान की बहुत अधिक मांग नहीं होती, ठीक है। पादपों के अंदर गैसों के आदान प्रदान की बहुत कम मांग होती है, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूल तना व पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा बहुत धीमी दर से होता है, ठीक है। जंतु की तो बहुत ज्यादा श्वसन करते हैं, ठीक है। उसके कंपेयर में ये जो मूल, जड़ें, तना, पत्ती, इनके अंदर श्वसन जो कम होता है। केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का अत्यधिक आदान प्रदान होता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है उस टाइम पर ऑक्सीजन, उस टाइम पर गैसों का आदान प्रदान जो है वो ज्यादा होता है, श्वसन के अंदर कम होता है, ठीक है। तथा प्रत्येक पत्ती पूर्णतः इस प्रकार से अनुकूलित होती है कि इस अवधि के दौरान अपनी आवश्यकता का ध्यान रखती है। पत्ती जो है अपनी आवश्यकता का खुद ध्यान रखती है, ठीक बात है। चलो, जबकि कोशिका श्वसन करती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन निकलती है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है उसके अंदर ऑक्सीजन निकलती है और कोशिका के अंदर ही वो निकलती है, तो कोशिका के अंदर कोई समस्या ऐसी नहीं आती है कि उसके पास में ऑक्सीजन की कोई कमी आए, ठीक। तृतीय कारण यह कि बड़े स्थूल पादपों में गैसें अधिक दूरी तक विकसित नहीं होती, विसरित नहीं होती। पादपों में प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह के बिल्कुल पास स्थित होती हैं, ठीक है। पादपों में जो प्रत्येक जो सजीव कोशिकाएं हैं ना, वो क्या होंगी, पादपों के जो सतह जो है उसके पास होंगी। मतलब ये सतह प्लांट की, ठीक है। तो जो जीवित कोशिका होंगी वो पास पास में ऊपर ऊपर लगी हुई होंगी और जो मृत कोशिका अंदर हो जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल पास स्थित होती है। यह पत्ती के लिए सत्य कथन है, ठीक है। आप भी पूछ सकते हैं कि मोटे काष्ठीय तनों में मूल के लिए क्या होता है। तनों में सजीव कोशिकाएं छाल व छाल के नीचे पतली सतह की रूप में व्यवस्थित होती है। यह छाल होगी, प्लांट की तना होगा, तने के ऊपर छाल होती है, उस छाल के जस्ट नीचे जीवित कोशिकाएं होंगी, ठीक है। इनमें भी छिद्र होते हैं, छाल के अंदर भी छिद्र होते हैं, जिन्हें वातरंध्र कहते हैं, ठीक है। और वातरंध्रों से क्या होती है, गैस का आदान प्रदान होता रहता है। भीतर की कोशिकाएं मर्त होती हैं, अंदर वाली जो कोशिकाएं देखो ऊपर ऊपर छाल हो गया, छाल के नीचे जीवित कोशिकाएं, फिर उसके अंदर जो होंगी वो मर्त कोशिकाएं हो जाएंगी, ठीक। तथा इसको अपन 6th चैप्टर में पढ़ते हैं, डिटेल में 6th चैप्टर में पढ़ेंगे ना, ये जो चीजें यहां पर दे रखी हैं वो अपन 6th चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, ये यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। बीच में जो अपना तना होता है उसके बाहर तो आपका छाल हो गया, उस छाल के अंदर जैसे घुसेंगे तो लेयर आ जाएगी जीवित कोशिकाओं की, फिर जीवित कोशिकाओं के अंदर जाएंगे तो जो मृत कोशिकाएं वो होंगी, और मृत कोशिकाएं क्या तने को मोटा और सपोर्ट बनाने का काम वही करती हैं, ठीक है। अतः पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह हवा के संपर्क में होती है। यह पेरेन्काइमा कोशिकाओं के द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाती हैं। ये पेरेन्काइमा कोशिकाएं क्या है, ये अपन 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अपन यहां ज्यादा इसको डिटेल में नहीं करने वाले हैं। जो कि वायु रिक्तिकाओं के आपस में जुड़े हुए जाल रूपी रचना के कारण संभव होता है। ग्लूकोज के संपूर्ण दहन से अंतिम उत्पाद के लिए कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और साथ में जल निकलता है। मैंने आपको बता दिया कि अगर ग्लूकोज जाओ पूरी तरह से टूटेगा तो उससे CO2 और जल निकलता है, और वो कौन से श्वसन के अंदर निकलता है, वायवीय श्वसन के अंदर निकलता है, ठीक बात है। जिसका सर्वाधिक भाग उष्मा के रूप में निकल जाता है। यदि यह ऊर्जा कोशिका के लिए आवश्यक है तो इसका उपयोग कोशिका के दूसरे अणुओं के संश्लेषण में होना चाहिए। ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। ये ऑक्सीजन मिली उसको, यहां पर तोड़ा हमने, CO2 और H2 निकला, साथ में ऊर्जा निकली, ठीक है। पादप कोशिकाएं इस तरह से भोजन बनाती हैं कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा मुक्त उष्मा के रूप में न निकल जाए, पूरी ऊर्जा जो बाहर न निकल जाए, ठीक है। मुख्य बात यह है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक चरण में न होकर छोटे छोटे अनेक चरणों में होता है, ठीक है। जिनमें कुछ चरण इतने बड़े होते हैं कि उनमें इनसे निकलने वाली पर्याप्त ऊर्जा ATP के संश्लेषण में उपयोग में आती है। यह कह सकते हैं कि वास्तव में यही सांस का इतिहास है। सांस की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीकरण का उपयोग होता है तथा ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा उत्पाद के रूप में निकलती हैं। दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में भी जीवित रह लेती हैं। ये मैंने आपको बता दी, कुछ वायवीय श्वसन करती है, कुछ अवायवीय श्वसन कर लेती हैं।
विश्वास करने के लिए एक पर्याप्त कारण है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पर ऐसे वातावरण में मिली थी जहां ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। आज आज भी उपलब्ध सजीवों में हम जानते हैं कि कुछ यहां भी क्या ऑक्सीजन रहित ठीक, ऑक्सीजन रहित वातावरण जहां पर ऑक्सीजन नहीं है उस वातावरण के लिए अनऑक्सी स्थिति वातावरण हेतु अपने को अनुकूलित कर चुके हैं। बीच में एक लाइन छूट गई, सॉरी, माफी चाहूंगा। कुछ आपके ऐसे जीव जो ऑक्सीजन रहित जो वातावरण है उसके अंदर क्या है रह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है उन जीवों ने, ठीक है। हर स्थिति में सभी जीवों के में एंजाइम तंत्र होता है जो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की सहायता से भी आंशिक रूप से तोड़ सकता है ना। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी क्या है ग्लूकोज को आंशिक रूप से तोड़ेगा, पूरी तरह तो नहीं तोड़ पाएगा लेकिन आंशिक रूप से तोड़ देगा, उसको थोड़ी बहुत एनर्जी तो मिली जाएगी। इस प्रकार ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विघटन होता है, इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अभी बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस की डिटेल में। आ जाओ ग्लाइकोलाइसिस को पहले समझते हैं, फिर अपन एनसीईआरटी पे आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको वर्ड मतलब शुगर, ग्लाइको मतलब शुगर, हिंदी में शर्करा। ग्लाइको का मतलब क्या है? शर्करा, शुगर। और लाइसिस क्या होता है? टूटना, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो यहां पर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या करेंगे अपन? शुगर को तोड़ेंगे जी। शुगर क्या है? ग्लूकोज है जी। क्या बनाया था प्लांट ने? खाना किसका बनाया था? फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया था। तो अब इस ग्लाइकोलाइसिस स्टेप जो होती है इसके अंदर क्या करते हैं अपन? उस ग्लूकोज को तोड़ेंगे और उससे क्या बनता है अभी देखते हैं। आ जाओ। ये जो ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, ये प्रोसेस दी किसने थी? एम्बेडन, मेयरहोफ और पार्नास, ठीक है। इन तीन साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ये जो है ये दी गई थी और इसलिए इसको क्या कहते हैं? ईएमपी पाथ भी कहा जाता है। एम्बेडन का ई, मेयरहोफ का एम, पार्नास का पी, एमईएमपी पाथ भी किसको कहा जाता है? किसको? ग्लाइकोलाइसिस को। क्वेश्चन आ जाएगा ईएमपी पाथ किसको कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस को कहते हैं, ठीक बात। चलो अब ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कहां होती है लोकेशन? कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। देखो दिखाया जी मैंने आपको, कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। वायवीय, चाहे वो वायवीय सब्सटेंस हो चाहे वो अवायवीय सब्सटेंस हो, ठीक है, दोनों के लिए सामान्य चरण है ये। मैं ये कह रहा हूं चाहे कोई जीव वायवीय सब्सटेंस करे चाहे कोई जीव अवायवीय सब्सटेंस करे, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो होना ही होना है, ठीक है। तो ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होना, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस तो करना पड़ेगा जी। आप चाहे वायवीय सब्सटेंस करो चाहे आप अवायवीय सब्सटेंस करो, ग्लाइकोलाइसिस तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस तो सबके अंदर होगा ना। तो वायवीय और अवायवीय सब्सटेंस दोनों के लिए सामान्य चरण कौन सा है आपका? ग्लाइकोलाइसिस जो सामान्य चरण है। तो ध्यान में रखना, सामान्य चरण से क्या कह देंगे? इसको यूनिवर्सल स्टेप कह देंगे कि ग्लाइकोलाइसिस वो क्या है? यूनिवर्सल स्टेप है, ये तो सबके अंदर हो रही है, ठीक है। चलो, कोई O2 की खपत नहीं होती इसके अंदर। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको O2 जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अभी, है ना, अभी जरूरत नहीं है, आगे पड़ेगी ना। तो इसके अंदर कोई O2 की खपत नहीं होती और कोई CO2 इसमें रिलीज नहीं होती। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होती है ना प्रक्रिया, एक तो सबसे कॉमन है, ठीक है, चाहे आपका वायवीय सब्सटेंस हो चाहे वो अवायवीय, एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, दोनों के अंदर क्या होगी आपकी एक सामान्य चरण, सामान्य स्टेप है, ठीक है। और ये इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल स्टेप भी इसको कहा जाता है, ठीक बात है। CO2 इसमें से रिलीज नहीं होती और ना O2 इसमें खपत होती है, ठीक है। ग्लूकोज का आंशिक अपूर्ण ऑक्सीकरण इसमें होता है, ठीक है। ग्लूकोज को आंशिक रूप से इसमें तोड़ दिया जाता है। इस ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है इसके अंदर ग्लूकोज को आंशिक रूप से तोड़ दिया जाता है। अभी कैसे होगी अभी बात करेंगे उसकी, पहले समझो तो सही, ठीक है। 10 चरण का पथ है, मैंने आपको पहले ही बताया। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितनी होती है? 10 स्टेप इसके अंदर होती हैं। होता क्या इसके अंदर? सिंपल शुगर पर यह होती है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपको ये तो बता दी कि इसमें शुगर टूटती है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वो शुगर कैसी होनी चाहिए? सिंपल शुगर होनी चाहिए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये क्या है? सिंपल शुगर है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस अगर आपको करना है तो सिंपल शुगर होनी चाहिए। सिंपल शुगर होगी तभी ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होगी, अन्यथा ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट नहीं हुआ करती, ठीक बात है। तो सिंपल शुगर पर होती है, ग्लूकोज हो गया जैसे फ्रक्टोज हो गया। तो भैया क्या सुक्रोज पर नहीं होगी? स्टार्च पर ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी? मैंने कहा नहीं होगी जी, ठीक है। ग्लूकोज, स्टार्च, ये अगर आप, ये भी शुगर ही है लेकिन इनको अगर आप दोगे तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट ही नहीं होगी। तो क्या करना पड़ेगा भैया? सुक्रोज मान लो बन गया आपके पास में, तो एक काम करो, आप पहले सुक्रोज को तोड़ लो। जब आप सुक्रोज को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटेगा। तो अब ग्लूकोज को क्या कर लो? आप ग्लाइकोलाइसिस में डाल दो,
ठीक बात है। तो सुक्रोज को अपन कन्वर्ट कर लेंगे, इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से हम कन्वर्ट कर लेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लेंगे। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो क्या है, सिंपल शुगर है जी, इनका तो ग्लाइकोलाइसिस हो ही जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स पे जाने से पहले मैं एक बार सारी चीजों को वापस रिपीट करना चाहता हूं, ताकि आपको सारी चीजें यही लेक्चर के अंदर याद हों, ठीक है, आपको बार बार नहीं देखना पड़े, ठीक है। तो मेरा यही मकसद होता है कि हम इस जो भी लेक्चर आप देख रही होते हो, तो इस टाइम पर ही मैं आपको सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग में फिट करने की कोशिश करता हूं। चलो जी, कोशिश कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस का मतलब शुगर का टूटना, ठीक है। चलो जी, किसने दिया, एम्बेडन मैरोपन्नास, ठीक है, इसलिए इसको एमपी प्राथमिक को कहा जाता है। लोकेशन क्या है इसकी, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लाइकोलाइसिस आपकी चलती है, ठीक बात है। वायवीय सब्सटेंस हो चाहे वो अवायवीय सब्सटेंस हो, दोनों के अंदर आपकी सामान्य चरण ये होता है, ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ऑक्सीजन ना तो यूज होती है और ना ही CO2 यहां पर रिलीज होती है। ग्लाइकोलाइसिस O2 को यूज भी नहीं करता और CO2 रिलीज भी नहीं करता, ठीक। अवायवीय सब्सटेंस और वायवीय सब्सटेंस दोनों के अंदर होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल स्टेप भी इसको कहा जाता है। यहां पर जो है ग्लूकोज का आंशिक या फिर अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना, यहां पर जो ग्लूकोज है वो पूरी तरह नहीं टूटता है, यहां पर कुछ थोड़ा सा आंशिक रूप से टूटेगा, और ये क्या है, अपूर्ण ऑक्सीकरण है। 10 चरण का ये पथ होता है, ध्यान में रखना कि ग्लाइकोलाइसिस कितने चरण का पाथ होता है, कितने चरण का पथ है, 10 स्टेप होते हैं, 10 चरण होते हैं इसके अंदर। इसमें होता क्या है, सिंपल शुगर पर होती है ग्लाइकोलाइसिस, हमेशा किस पर होगी, सिंपल शुगर पर होती है। जैसे ग्लूकोज हो गया सिंपल शुगर है, फ्रक्टोज हो गया सिंपल शुगर है, इन्हीं पर क्या होती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस होती है। जो आपकी कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ना, उन पे नहीं होगी, जैसे सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, इन पर आपकी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया काम नहीं करती। अगर आपको सुक्रोज पर ग्लाइकोलाइसिस करवानी तो पहले सुक्रोज को कन्वर्ट करो किसमें, सिंपल शुगर में। तो सुक्रोज को हम तोड़ देंगे, इन्वर्टेज एंजाइम की वजह से तोड़ेंगे, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देंगे, और ये क्या है, टूट जाएगा। और फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अपन तो अपन क्या कर सकते हैं, इनको तो अपन ग्लाइकोलाइसिस करवा सकते हैं, क्योंकि तो सिंपल शुगर है, ठीक है। चलो जी, यहां तक अपन ने बेसिक बातें कर ली, आ जाओ इसको अपन कर लेते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे, आ जाओ। ये ग्लाइकोलाइसिस है जी, ठीक है। एक एक स्टेप को समझते जाना है। मैं कह रहा हूं 10 स्टेप हैं, आपके दिमाग में पूरी स्टेप बिठाने की कोशिश करूंगा। ये लेक्चर के बाद में जैसे खत्म होता है, ये 10 स्टेप आप अपने लिखोगे, क्योंकि ये जो 10 स्टेप जो है आपको याद होनी चाहिए, इसमें कोई आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, बस बात खत्म हो गई। चलो आ जाओ। ग्लूकोज अपने पास में, ग्लूकोज को तोड़ना है, ठीक है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं भैया, 6 कार्बन होते हैं, ठीक बात है, 6 कार्बन है, ठीक। ग्लूकोज को पहली स्टेप क्या है, ग्लूकोज को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ग्लूकोज को के साथ में मैं एक फोस्फेट ग्रुप लगा दूंगा। क्या करूंगा, फोस्फेट ग्रुप लगाऊंगा मैं ग्लूकोज के साथ में। फोस्फेट ग्रुप कहां से लाऊं मैं, फोस्फेट ग्रुप लाऊं कहां से मैं, तो मैंने कहा कि भैया यहां पर तो अपन को एक थोड़ी सी एटीपी यूज करनी पड़ेगी, और एटीपी क्या है, अरे एनर्जी क्या है, पैसे हैं। एटीपी क्या है, पैसे हैं, एनर्जी है। तो यहां पर मैंने क्या की, एक एटीपी यूज कर ली, ठीक है। एटीपी के पास में क्या है, एटीपी मतलब एटीपी से मैंने एक फोस्फेट ग्रुप ले लिया, और वो क्या बन गई, एडीपी, ठीक है। एटीपी 3, उसके बाद फोस्फेट थे, मैंने एक फोस्फेट ले लिया, तो क्या बच गए, उसके बाद 2 फोस्फेट बच गए, तो वो एडीपी बन गया है ना, एक एटीपी अपन ने यूज कर ली। तो ग्लूकोज में एक फोस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन गया, ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन गया, ठीक है। सिंपल बात है। पहली स्टेप के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, ग्लूकोज था मेरे पास में, था भैया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उसमें फोस्फेट ग्रुप जोड़ दो। भैया फोस्फेट कहां से लाए, मैंने कहा एटीपी पड़ी है ना, एटीपी से फोस्फेट ले लो। तो एटीपी को अपने तोड़ा किसमें, एडीपी में तोड़ा, तो वहां से एक फोस्फेट अपन ने किसमें जोड़ दिया, ग्लूकोज में। ग्लूकोज से मैंने क्या बना लिया, ग्लूकोज 6 फोस्फेट बना लिया। और इस रिएक्शन के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर अपन क्या चाहिए होता है, एक एंजाइम चाहिए होता है, जिसका नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। क्या नाम है इसका, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। फिर दूसरी स्टेप आती है, अपने पास में क्या है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट है। ग्लूकोज 6 फोस्फेट को मैं क्या करूंगा, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट करूंगा। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो ग्लूकोज 6 फोस्फेट को मेरे को फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या, कौन सा एंजाइम यूज करूंगा, आइसोमरेज एंजाइम यूज कर लूंगा। और ग्लूकोज 6 फोस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। आइसोमरेज या फिर फोस्फोग्लूको आइसोमरेज उसको कह सकती हूँ, ठीक है। दूसरी स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में मेरे पास में क्या है, लास्ट प्रोडक्ट फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, ठीक है। अब फ्रक्टोज में मेरे को एक और क्या ऐड करना है, फोस्फेट ग्रुप ऐड करना है। जैसे मैंने ग्लूकोज के अंदर फोस्फेट ग्रुप ऐड किया था, यहां पर मैं एक और फोस्फेट ग्रुप ऐड करना चाहता हूं। कर दो भैया, कर दो। फोस्फेट ग्रुप कहां से लेंगे भैया, थोड़ी देर पहले आपने एटीपी लिया था, वापस एटीपी से लो, ठीक है। एक और एटीपी ले आए अपन, ठीक है। 2 एटीपी, पहले एक एटीपी यूज कर रहे हैं, दूसरी एटीपी यूज कर रहे हैं ना। एक एटीपी से अपन ने क्या ले लिया, एक फोस्फेट ग्रुप ले लिया।
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, मतलब एक फॉस्फेट इसके बाद पहले से था, एक और अपन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ना, बिस फॉस्फेट बोल दो, बाइफॉस्फेट बोल दो, ठीक है। पहले इसके बाद में एक फॉस्फेट था, अब वो कितने हो गए, एक और जोड़ दिया अपने तो 2 हो गए, तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। यहां पर जो अपने पास में एंजाइम जो लगता है वो कौन सा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, कौन सा एंजाइम, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ना, इसको पेसमेकर भी कहा जाता है। ये जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है इसको पेसमेकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पेसमेकर का मतलब स्पीड को कम ज्यादा करने वाला, तो इस रिएक्शन की कितनी स्पीड होगी, इस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस की कितनी स्पीड होगी, इसको मेंटेन करता है पेसमेकर है जी, ठीक है। चलो अब मुझे क्या मिल गया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट मिल गया, 6 कार्बन का होता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 1 बाइफॉस्फेट जो है वो 6 कार्बन का है, ये टूटता है यहां पर है ना, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टूटेगा चौथी स्टेप के अंदर, ठीक है। कितने कार्बन में टूटना चाहिए, खुद 6 कार्बन का है तो 6 कार्बन में टूटना चाहिए, नहीं, क्या करेगा ये 3-3 कार्बन में टूटेगा है ना। एक तो क्या बनाएगा ये टूट के फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो क्या बनाएगा ये, एक तो बनाएगा ट्रायोज फोस्फेट बनाएगा, क्या बनाएगा, ट्रायोज फोस्फेट बनाएगा, जिसको क्या कहेंगे, ग्लिसरल डिहाइड 3 फोस्फेट, ठीक है। और क्या बनेगा, ट्रायोज फोस्फेट, ये भी ट्रायोज फोस्फेट है, ठीक है। एक क्या बनेगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, ठीक बात है। ये भी 3 कार्बन का है, ये भी 3 कार्बन का है, ठीक बात है। 6 कार्बन का था, इसे 2 टूट गए, 2 चीजें, ये टूटकर 2 भागों में बट गया, ठीक है। और 2 प्रोडक्ट बने से क्या एक बना अपने पास में PgAl, ठीक है, जो कोड में क्या कहेंगे PgAl, इसको कहेंगे धाप, ठीक है, DHAP, ठीक है। तो 2 चीजें बन गई, दोनों क्या है, 3 कार्बन ये 3 कार्बन ये, 3 + 3 कितना होगा, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन से 2 चीजें बन गई, तो क्या है 3-3 कार्बन की है, ठीक बात है। चलो हमारे काम का ये DHAP जो है, ये काम में अपन डायरेक्ट ले नहीं सकते, या तो मैं देखो इस पूरी प्रोसेस को ऐसे चलाऊं, मेरे पास में 2 चीजें बन गई, ये बन गया ये बन गया, या तो मैं एक साइड में ये चलाता रहूं, एक साइड में ये चलाता रहूं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, इस DHAP को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, इस PgAl में कन्वर्ट किया। PgAl और DHAP आपस में क्या एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो मैंने आइसोमरेज एंजाइम यूज किया और DHAP को किसमें कन्वर्ट कर लिया, PgAl में कन्वर्ट कर लिया। एक PgAl तो था ही पहले से, फिर मैंने DHAP को कन्वर्ट कर लिया इस PgAl में, तो PgAl कितने हो गए, 2 PgAl हो गए, कितने PgAl हो गए, 2 PgAl हो गए। चलो मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, यहां पे PgAl कितने हो गए, 2 PgAl हो गए, ठीक बात है। अब PgAl को अपन आगे लेके जाएंगे, PgAl का यहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा। PgAl का यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैसे हुआ, यहां पर देखो ध्यान से, NAD+, ठीक है, इसको क्या दे दी, NAD+ था, ठीक है, इसको क्या दे दिया अपन ने, एक H+ दे दिया, और क्या बना अपने पास में, एसिड बन गया जी, क्या बना, ट्रायोज फोस्फेट बना, 1,3 बायोफोस्फोग्लिसरिक एसिड है ना। यहां पर क्या था, एल्डिहाइड था ना अपने पास में, ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है। तो अपने क्या किया, एसिड में इसको PgAl को अपने किसमें परिवर्तित कर दिया, इसको थोड़ा पूरा कर लेता हूं, PgAl को अपने किसमें परिवर्तित कर दिया, एसिड में इसको बदल दिया। देखो यहां पर ग्लिसरिक एसिड बन गया ना अपने पास में, ये भी 3 कार्बन का है, ठीक है। कैसे हुआ ये ऑक्सीडेशन, देखो अपने हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन कर दिया अपन ने, एल्डिहाइड को किसमें बदल दिया अपन ने, एसिड के अंदर, तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इसको अपन ने ग्लिसरिक एसिड में बदला, ठीक है। एक बार वापस पूरा रिपीट करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। क्या बना अपने पास में, 1,3 बायोफोस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, 3 कार्बन का है, ठीक है। मेरे दिमाग में आया कि यार मैं इसमें क्या करूं, इसमें फोस्फो जो ग्रुप है ना, फोस्फेट ग्रुप है, उसको मैं हटा दूं यहां से, है ना। इसमें क्या है, बायोफोस्फोग्लिसरिक एसिड, तो मेरा दिमाग में आया कि इसमें यहां से मैं एक क्या कर दूं, फोस्फेट जो ग्रुप है उसको, एक फोस्फेट ग्रुप को हटा दूं ना, बाई है ना, मतलब 2 फोस्फेट ग्रुप है, एक को मैं हटा देता हूं, एक को हटाना है, लिया कहां से था अपन ने, लिया कहां से था फोस्फेट ग्रुप, भैया वो तो ATP से लिया था, तो वापस ATP को दे दो, ठीक है। तो ADP है अपने पास में, ADP को अपन ने एक फोस्फेट ग्रुप दे दिया, तो क्या बन गया, ATP बन गया, तो यहां से एक ATP निकल गई। और एक चीज ध्यान में नोटिस करो, यहां पर ये फोस्फोग्लिसरिक एसिड कितने हैं, 2 हैं। क्यों भैया 2 हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि अपने पास में PgAl कितने हो गए थे, 2 हो गए थे, एक PgAl एक फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, और 2 PgAl कितने बनाएंगे, 2 1,3 बाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे, तो 2 से कितनी ATP बनेंगी, 2 ATP बनेंगी, ठीक बात है। चलो एक फोस्फेट अपन ने हटा दिया, तो क्या बना अपने पास में, एक फोस्फेट रह गया, तो क्या हो गया, 3 फोस्फोग्लिसरिक अम्ल हो गया, ठीक बात है,
3 कार्बन का है, ठीक है। क्या बन गया, फोस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, अम्ल बन गया। उसके बाद में यहां से अपन ने पानी निकाल दिया तो क्या बन गया, फोस्फोइनोल पायरुवेट बन गया, ठीक है। 2 हैं ये फोस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। क्यों है, मैंने आपको पहले बता दिया कि 2 पीजीएल हो गए थे। और फिर लास्ट स्टेप के अंदर अपन ने फोस्फेट ग्रुप, मैंने कहा कि ये फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है इसमें से मैं क्या निकाल दूं, ये फोस्फेट ग्रुप मैं और निकाल देता हूं, इसमें से एक फोस्फेट ग्रुप जो बचा हुआ है इसको भी मैं बाहर निकाल देता हूं। किसको देंगे बाहर निकाल के, भैया जो पहले अपन ने लिए किससे थे, एटीपी से लिए थे। अब अपने पास में एडीपी है उसको दे देते हैं, एडीपी को अपन ने एक फोस्फेट ग्रुप दे दिया तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो गया और यहां पर अपने पास में क्या बन गया, पायरुविक एसिड बन जाता है। ठीक बात है, एक बार वापस रिपीट करता हूं, पूरी 10 स्टेप है, पूरी ध्यान से देखना यार। आसान है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा लिख लिख के याद करना पड़ेगा वरना तो याद होगा नहीं, ठीक है। सिंपल बात है भाई। ग्लूकोज है, ठीक है। पहले स्टेप के अंदर क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को अपन एक फोस्फेट ग्रुप दे रहे हैं। फोस्फेट ग्रुप आएगा कहां से, भैया एटीपी से ले लो, ले लिया एक फोस्फेट ग्रुप। कौन सा एंजाइम यूज किया, हेक्सोकाइनेज। क्या बना, ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन गया। ग्लूकोज 6 फोस्फेट को मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, फ्रक्टोज के अंदर। तो फ्रक्टोज के अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट बन गया। कौन सा एंजाइम मैंने यूज किया, आइसोमरेज एंजाइम यूज किया। कैसे यूज किया, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, तो मैंने क्या किया, आइसोमरेज एंजाइम यूज किया। फ्रक्टोज 6 फोस्फेट बन गया मेरे पास में। फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में मेरा मन हुआ कि इसके पास में एक फोस्फेट ग्रुप तो है, एक फोस्फेट ग्रुप में इसको और दे दूं। फोस्फेट ग्रुप आएगा कहां से, भैया एटीपी से ले लो। एटीपी से हमने एक फोस्फेट ग्रुप ले लिया तो क्या बन गया, एक फोस्फेट ग्रुप तो इसके पास में पहले से था, एक और लगाया तो क्या बन गया, ग्लूकोज सॉरी फ्रक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट बन गया ना, 2 हो गए तो बाइफोस्फेट बन गया। अब मैंने कहा कि फ्रक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट जो है वो 6 कार्बन का है, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, पीजीएएल बनाएगा और डीएचएपी बनाएगा। पीजीएएल कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। डीएचएपी कितना कार्बन का है, 3 कार्बन का है। तो 6 कार्बन का फ्रक्टोज 1,6 बाइफोस्फेट था, ये 3 कार्बन में क्या है, टूट गया। एक पीजीएल बनाया, एक डीएचएपी बनाया। अब मेरे पास में 2 ऑप्शन है, या तो मैं पीजीएएल को एक अलग प्रोसेस लेके चलूं और डीएचएपी को एक अलग प्रोसेस लेके चलूं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए मेरे पास में एक और ऑप्शन था कि मैं क्या कर लूं, डीएचएपी और पीजीएएल एक दूसरे क्या है, आइसोमर है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं कर लूं ऐसा, डीएचएपी को मैं पीजीएएल में कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि आइसोमर है, तो आइसोमरेज एंजाइम की वजह से मैंने डीएचएपी को पीजीएएल में कन्वर्ट कर लिया। एक पीजीएल मेरे पास में पहले से था और मैंने डीएचएपी को भी पीजीएल में कन्वर्ट कर लिया, तो कितने पीजीएल हो गए मेरे पास में, 2 पीजीएल हो गए। ठीक बात है। अब पीजीएल को मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज कराऊंगा। पीजीएल क्या है, एल्डिहाइड है, इसको क्या मैं करूंगा, मैं एसिड में परिवर्तित कर दूंगा। तो मैंने एक NAD+ यहां पर यूज किया, इसको मैंने हाइड्रोजन दिया, ठीक है। यहां से मैंने हाइड्रोजन निकाला, उसको दे दिया, NADH2 बन गया, ठीक है, NADH बन गया। तो पीजीएल का यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ और ये एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। यहां से ग्लिसरल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, 1,3 बाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1,3 बाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। कितनी एसिड बनेंगी, ये 2 एसिड बनेंगी। क्यों, क्योंकि पीजीएल भी 2 हैं, एक पीजीएल तो बनाया था, दूसरा अपन ने डीएचएपी से बनाया था। तो यहां से क्या बन गया, 2 क्या बन गए अपने पास में, 1,3 बाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए। 2 क्या बन गए अपने पास में, 2 क्या बन गए अपने पास में, 1,3 बाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड बन गए। ठीक है। अब मेरा मन हुआ कि यहां पर 2 फोस्फेट ग्रुप आ रहे हैं, एक को मैं यहां से रिमूव कर दूं। तो रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, किसको दे दें भैया, लिए थोड़ी देर पहले एटीपी से लिए थे, वापस दे दूं, ठीक है, वापस उसी को दे देते हैं। तो फोस्फेट ग्रुप मेरे को रिमूव करना है, तो एडीपी को मैंने एक फोस्फेट ग्रुप दिया, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने अपने पास में, 1,3 बाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड, भैया 2 हैं, एक से एक एटीपी बनेगा, दूसरे से 2 एटीपी बनेगा। तो यहां पर इतने एटीपी बनेंगे, 2 एटीपी बनेंगे यहां पर। तो इसमें से मैंने बाइफोस्फेट, तो एक फोस्फेट ग्रुप मैंने रिमूव कर दिया, तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा। तो फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ये है ना, ये देखो फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इसमें से मैं क्या करूंगा, H2O निकाल दूंगा, पानी निकाल दिया, तो क्या बना, ये फोस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा। अब फोस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर क्या आ रहा है, फोस्फेट ग्रुप आ रहा है। इस फोस्फेट ग्रुप को मैं चाहता हूं कि रिमूव कर दूं, किसको दूंगा मैं, एटीपी को दूंगा जी, ठीक है, एडीपी को दूंगा और क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। कितने फोस्फोइनोल पायरुवेट है, 2 हैं, एक से एक एटीपी मिलेगा, 2 से कितने मिलेंगे, 2 एटीपी मिलेंगे। 2 एटीपी मेरे को यहां मिल गए और मैंने इससे फोस्फेट ग्रुप निकाल, तो क्या बन गया, ये पायरुविक एसिड मिल जाता है। लास्ट में अपन को क्या मिलता है, पायरुविक एसिड। कितने पायरुविक एसिड मिलते हैं, 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं। कितने कार्बन का होता है, एक पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। तो ये पूरी क्या आपकी ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अपन ने शुरुआत कहां से करी, ग्लूकोज से। अपन को मिला क्या, एंड प्रोडक्ट क्या मिला अपन को, पायरुविक एसिड मिला अपन को। ठीक बात है।
अब अपन ने क्या किया क्या नहीं किया वो अपन पूरा समझेंगे, लेकिन आपको ये पूरा का पूरा जो है वो आपको याद होनी चाहिए। और मैं आपको ये जब नोट्स भेजूंगा तो मैं आपको इंग्लिश मीडियम वाली जो एनसीईआरटी है उसकी ग्लाइकोलाइसिस जो है वो मैं यहाँ पर आपको भेजूंगा, या फिर मैं आपके नोट्स ऐड कर दूंगा, है ना। जब ये नोट्स ऐड हुए थे उस टाइम पर मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर कुछ कुछ जो बातें हैं वो मिसिंग है। मिसिंग मतलब यहाँ पर जो मतलब हिंदी में तो थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ ना, ट्रांसलेशन सही नहीं हो पाया होगा, तो मैं उसको इंग्लिश वाली को ऐड कर दूंगा, या फिर मैं अपने हाथ से लिख के आपको भेज दूंगा। तो आप बता देना इंग्लिश वाली भेजूँ कैसे कर दो ना। तो दोनों यहाँ पर क्या है 10 स्टेप की प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। चलो अब इसके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पूरी समरी देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस की पूरी। ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से ग्लूकोज से प्राप्त हुई नेट एटीपी कितनी हुई है ना, ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस की अपने 10 स्टेप देखी। इसके अंदर अपन को क्या मिला क्या अपना गया वो देखते हैं ना। तो डायरेक्ट एटीपी अपन को कितनी मिली, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर डायरेक्ट एटीपी कितनी मिली दिखाता हूं आपको। आज डायरेक्ट एटीपी एक तो यहां पर अपन को प्राप्त होती है, ठीक है। कितनी प्राप्त होती है भैया, 2,1,3 बायोफॉस्फोग्लिसरिक एसिड होते हैं, तो 2 हैं तो 2 से कितने मिलेंगे, 2 एटीपी अपन को यहां मिली। 2 एटीपी अपन को क्या मिली, ये 2 एटीपी मिल गई, और 2 ही एटीपी अपन को यहां प्राप्त होती हैं, 2 ही एटीपी अपन को यहां प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एटीपी अपन को कहां मिलती है, तो स्टेप 7 के अंदर 2 एटीपी मिलती हैं और स्टेप 10 के अंदर अपन को 2 एटीपी मिलती हैं। टोटल कितनी 4 एटीपी मिली अपन को, कितनी एटीपी टोटल कितनी एटीपी मिली, 4 एटीपी अपन को टोटल मिलती हैं। ये तो अपन को मिला, ठीक है, ये तो अपना अपन को मिला। खर्चा कितना हुआ वो देख लेते हैं, कितनी बनी खपत हुई। खपत देखो, खपत 2 एटीपी की खपत हुई, कहां हुई, एक तो पहली स्टेप के अंदर ही हो गई थी, है ना। ये देखो 1 एटीपी यहां पर ने यहां यूज करी, 1 एटीपी अपन ने यहां पर तीसरी स्टेप के अंदर यूज करी। तो पहली और तीसरी स्टेप के अंदर अपन ने एटीपी यूज करी और 2 एटीपी अपन ने यूज करी। टोटल कितनी बनी, 4 एटीपी बनी, 2 एटीपी अपन ने यूज की थी, तो टोटल गेन कितना हुआ, 2 का ही तो हुआ ना, 2 का ही तो हुआ, ठीक है। अरे ठीक बात है क्या, 4 एटीपी अपने पास में बनी, उन 4 एटीपी को प्राप्त करने के लिए अपन ने 2 एटीपी खराब कर दी, तो टोटल कितनी बनी, वो तो 2 ही बनी ना, 2 ही मिली अपन को, 2 तो अपन को यूज में ले ली, तो 2 नेट गेन कितना हुआ, 2 का ही हुआ, ठीक है। 4 में से 2 निकाल दो भाई, तो नेट गेन कितना हुआ, 2 एटीपी की मिली अपन को, क्योंकि 4 बनी थी, 2 अपन ने यूज में ले ली थी, तो 2 ही मिली अपन को, ठीक है। और NADH2 कितने मिलते हैं, 2 अपन को NADH2 मिलते हैं। कहां मिलते हैं 2 NADH2, देखो एक ग्लिसरॉल्डिहाइड को अपन कन्वर्ट करते हैं तो NADH2 एक मिलता है, लेकिन 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड है, 2 अपने पास में क्या है PGL है, तो 2 को करेंगे 2 NADH2 यहां पर प्राप्त होते हैं। तो अपन को यहां से ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त क्या हुआ, 2 एटीपी मिलती है अपन को, नेट गेन 2 एटीपी का होता है और 2 NADH2 अपन को प्राप्त होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ध्यान से सुनो भाई, 2 एटीपी मिलते हैं और 2 NADH2 मिलते हैं। और अपन को प्रोडक्ट क्या मिला यहां पर, पायरुविक एसिड मिले अपन को, क्या मिले, पायरुविक एसिड। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है, ठीक बात है। अब पायरुविक एसिड के पास में 2 ऑप्शन है, पायरुविक जो एसिड है उसके पास में 2 ऑप्शन है। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना, अगर पायरुविक एसिड बन गया, ग्लाइकोलाइसिस तो सबके अंदर कॉमन है, ग्लाइकोलाइसिस तो सबके अंदर होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के बाद में अगर ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की अगर मौजूदगी होती है तो कौन सा सब्सटेंस होगा, वायवीय सब्सटेंस होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस तो अवायवीय सब्सटेंस चाहे वायवीय सब्सटेंस सबके अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो होगा। लेकिन जब ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में पायरुविक एसिड मिल गया, उसके बाद में अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाएगी तब तो वायवीय सब्सटेंस होगा, और अगर ऑक्सीजन की कमी रहेगी या फिर ऑक्सीजन अनुपस्थित होगी तब अवायवीय सब्सटेंस होगा। चलो बात कर लेते हैं वायवीय सब्सटेंस की। लेकिन वायवीय सब्सटेंस की बात करने से पहले एक पॉइंट बताता हूं, वो पॉइंट ध्यान से सुनो। मेच्योर आरबीसी और जो सिव ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, मेच्योर आरबीसी, परिपक्व जो आरबीसी और जो सिव ट्यूब होती हैं, इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता मतलब क्या है, यहां पर लिंक रिएक्शन नहीं चलेगी, क्योंकि लिंक रिएक्शन कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। यहां पर क्या है, क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। और यहां पर क्या नहीं होगी, ईटीएस नहीं होगी, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो वो तीनों रिएक्शन जहां पर भर भर के एनर्जी निकलती है, वो तीनों स्टेप जो वो तीनों रिएक्शन जो वो यहां पर हो ही नहीं पाएंगी, मेच्योर आरबीसी और सिव ट्यूब्स के अंदर नहीं हो पाती हैं। क्यों, इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि इनके अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है ना तो आपकी लिंक रिएक्शन नहीं हो सकती, ना आपकी क्रेब्स साइकिल हो सकती है, ना ही आपकी ईटीएस हो सकती है। तो क्या हो सकती है, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो सकती है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, यहां पर वो कोशिका द्रव्य के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो आरबीसी के अंदर, सिव ट्यूब के अंदर साइटोप्लाज्म होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता ही है, ठीक है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस यहां पर क्या प्रमुख ऊर्जा का उत्पादक चरण है, ठीक है। देखो ज्यादा एनर्जी कहां निकलती है, लिंक रिएक्शन, ईटीएस, ये चलेंगे, इनके अंदर ज्यादा एनर्जी निकलती है, लेकिन वो होती नहीं, तो प्रमुख एनर्जी का सोर्स क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं अवायवीय सब्सटेंस की, बात कर लेते हैं ना कि भैया ऑक्सीजन नहीं है तो अवायवीय सब्सटेंस होगा, ठीक है। पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली तो अवायवीय सब्सटेंस होगा, उसकी बात कर लेते हैं। अवायवीय सब्सटेंस किण्वन की बात करते हैं। जो
एवाइवी सब्सटेंस के अंदर मैंने आपको पहले बता दी कि यहां पर क्या होगा, आंशिक हो या फिर अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना, या फिर या तो आंशिक रूप से ऑक्सीडेशन होगा या फिर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। ठीक है, किण्वन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का किण्वन होता है, एल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड। ठीक है, एल्कोहलिक के अंदर 3 स्टेप होती हैं। अगर एल्कोहलिक किण्वन होगा तो उसके अंदर 3 स्टेप होंगी, और लैक्टिक एसिड वाला होगा तो उसके अंदर 2 स्टेप होंगे। देखो ध्यान से, एल्कोहलिक के अंदर पहली स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस होगी, वो तो कंफर्म है। दूसरी स्टेप ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्या होगी, डी कार्बोक्सिलेशन होगी। तीसरी होगी रिडक्शन। ठीक है, एल्कोहलिक जो किण्वन होता है उसके अंदर क्या होगी, पहली स्टेप तो ग्लाइकोलाइसिस, वो तो होनी ही है भैया, उसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। दूसरी स्टेप आपकी डीकार्बोक्सिलेशन, और तीसरी स्टेप आपकी रिडक्शन। ठीक है, क्या एग्जांपल, यीस्ट सेल के अंदर ये होता है एल्कोहलिक आपका किण्वन। प्लांट सेल जो जिसमें पानी ज्यादा भर गया, वहां पर पानी की मतलब पानी ज्यादा ही भर गया, ज्यादा पानी मिल रहा है, ऐसी कोशिकाएं प्लांट की जिनको पानी बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है, वाटर लॉगिंग हो चुकी है, वहां पर आपका एल्कोहलिक किण्वन होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड की बात करें तो यहां पर 2 ही स्टेप होती हैं। ग्लाइकोलाइसिस वो तो होनी ही है, वो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल स्टेप है ना, वो तो होगी। उसके बाद में रिडक्शन होता है यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर लैक्टिक एसिड वाले में नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें कहां होती है, तो लैक्टिक एसिड वाले बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा आपको लैक्टिक एसिड किण्वन। उसके अलावा मसल सेल जो होती है ना, अपनी मसल सेल, जब अपन एक्सरसाइज कर रही होते हैं तो अपन को बाद में पेन होता है ना, वो किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण होता है, और वो लैक्टिक एसिड बनती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज के दौरान लैक्टिक एसिड बनाने लगती है मसल्स, जो है मसल की जो कोशिकाएं होती है वो लैक्टिक एसिड बनाने लगती हैं। अब समझते हैं इनको, पहले एल्कोहलिक किण्वन को समझते हैं, फिर लैक्टिक एसिड वाले को समझते हैं। हाँ, एक बात और कर लेते हैं, इसके एवाइवी सब्सटेंस और किण्वन के बारे में एक बात कर लेते हैं। ज्यादा एनर्जी यहां पर रिलीज नहीं होती, ज्यादा एनर्जी यहां पर रिलीज नहीं होती, क्योंकि देखो यहां पर कोई लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, वो तो हो ही नहीं रहा, वहां पर ज्यादा एनर्जी निकलती है, क्योंकि यहां पर देखो आंशिक या फिर अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा ना, तो बहुत कम ऑक्सीडेशन हो रहा, खाने का बहुत कम टूट रहा खाना, तो यहाँ पर रिलीज भी कम होगी एनर्जी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज नहीं होती है। ग्लूकोज की 7% से भी कम एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। ग्लूकोज के अंदर जितनी एनर्जी है उसका 7% से भी कम एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। नेट गेन एटीपी का कितना होगा, 2 एटीपी बनेंगे, और वो 2 एटीपी कहां बनती है, वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अपन को मिल जाती है, बस वही मिलेंगी। क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, ETS वगैरह वो तो होता नहीं, तो बस 2 ATP से खुश रहो।